Let's get started with this beautiful periodic table वाला chapter and I'll make sure कि इसमें ज्यादा लंबी हमारी वीडियो ना खींचे, मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्प ही रखेंगे हम वन शॉट को। लेकिन जैसा कि हमेशा मैं कहती हूं कि कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है ना, तो वो तो हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नाउ। चलो सबसे पहले करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उससे भी पहले ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या थी, है ना। मैंने आपसे बोला कि यार सुनो, जाओ मार्केट से कुछ सामान लेके आओ, ठीक है। तो आपने बोला ओके मैम ने बोला है यार करना पड़ेगा ऐसा, या ऐसा करते हैं मैम वाला नहीं करो, मेरी कौन सी तुम लोग बात मानोगे, है ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जा रही है, तो थोड़ा रियलिटी वाला कर लेते हैं। मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा मार्केट से कुछ सामान लेके आओ। आपने बोला ओके मम्मी। मम्मी ने क्या मंगाया? मम्मी ने बोला देखो तुम्हें टमाटर लेके आने हैं, ठीक है। फिर मम्मी ने बोला तुम्हें लेके आना है, तुम्हारी एक कॉपी थी वो फिल हो गई है, अब तुम्हें एक कॉपी भी लेके आनी है, ठीक है। फिर मम्मी ने बोला ऐसा करना, मेरी सैंडल खराब हो गई है, शूज लेके आ जाना मेरे लिए, एनीथिंग, तो ठीक है, एक फुटवेयर हो गया। फिर मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है वो सब तो ठीक है, पर पापा के लिए एक शर्ट ले आना, ठीक है। फिर मम्मी ने बोला यार तुम्हारे पेन वो जो था उसकी रिफिल खत्म हो गई है, पेन ले आना। फिर मम्मी ने बोला सब हटाओ, झाड़ू लगाने के लिए आज झाड़ू नहीं है, झाड़ू ले आना। तो आपको ऐसे बहुत सारी वेराइटी ऑफ चीजें मंगा ली, ठीक है, ले आए हम, एकदम मम्मी के ओबीडियंट बेटा बेटी हैं हम, है ना, ठीक है। अब आपने बोला कि मम्मी ने बोला ठीक है, अब आपने सारा सामान एक जगह रख दिया लाके, ठीक है, यस मैम। अब मम्मी क्या टमाटर को जाके क्या कहते हैं जहां आपका पेन स्टैंड है उसमें रखेंगी, या फिर पापा के लिए जो शर्ट मंगाई थी वो जाके मम्मी किचन में रखेंगी, ओके। या फिर मम्मी ने अपने लिए जो शूज मंगाए थे वो जाके तुम्हारे कॉपी वाले जहां पे एरिया है वहां रख देंगी। तौबा तौबा, ये तो मत बोलो मैम ये भी नहीं होगा। मतलब इन शॉर्ट हर चीज के लिए एक जगह बनाई गई है। क्यों बनाई जाती है वो जगह? ताकि जब आपको उस चीज की उस जगह पे रिक्वायरमेंट हो आप उसे यूज कर पाओ, है ना। अब अगर हमने टमाटोज जो मम्मी ने मंगाए थे अगर वो आपने बुक वाले एरिया में रख दिया, तो क्या जब उन्हें खाना बनाया तो हर बार वो बुक वाले एरिया में जाएंगी? नहीं ना, उन्होंने उसको पास में रखा है ताकि एक किचन का एरिया, तो हमारे घर में किचन का एरिया अलग है ताकि जो भी खाने के आइटम्स हम वहीं पे जब हमें खाना हो तो हम जाके ले पाए। पढ़ने की एक जगह अलग होती है, बुक्स एक जगह अलग होती है, कॉपीज एक जगह अलग होती है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक अरेंजमेंट करके रखते हैं चीजों का, करेक्ट, यस मैम। तो इसी तरीके से बेटा साइंटिस्ट देख रहे थे कि कुछ एलिमेंट्स जैसे डिस्कवर हो रहे थे, सपोज स्टार्टिंग के सपोज 33 एलिमेंट्स आ गए। अब उन 33 एलिमेंट्स में से सपोज मुझे मेटल की जरूरत है। अब यार मेटल, चलो ठीक है मेटल भी समझ गए, कोई उठा लिया। अब मुझे ना उसी के जैसे दूसरे किसी एलिमेंट की जरूरत है। अब हर एक एलिमेंट को मैं फिर उठाऊंगी, अरे यार इसमें से कौन सा एलिमेंट उठाऊं, तो हर एक की प्रॉपर्टीज चेक करूंगी कि इसके पहले वाले एलिमेंट की तरह किसकी प्रॉपर्टी मिल रही है। फिर मुझे सपोज किसी के हाइड्रोक्साइड चाहिए, ठीक है, उससे सिमिलर, जैसे सपोज मुझे कहीं पे ना कोई चीज यूज करनी है, कोई मेटल यूज करना है और बाद में देखा यार वो तो बहुत महंगा पड़ रहा है, तो मुझे उसका कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो उसके ऑल्टरनेटिव को ढूंढने के लिए हमें उसके जैसा एलिमेंट चाहिए। अब 33 में से 33 एलिमेंट में मैं कैसे सेलेक्ट करूंगी, और 33 तो छोड़ दो, अब तो 118 एलिमेंट्स आ गए। तो ये जो अरेंजमेंट किया जाता है एलिमेंट्स का, ये इसलिए किया जाता है ताकि हमें अगर कोई सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट चाहिए, या हमें पता हो कि कौन से एलिमेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, दूसरे वाले कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज में, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें जानने के लिए हमें जरूरत थी एक कोई ऐसी चीज की, एक ऐसी जगह जहां पे हम सारे एलिमेंट को उनके प्रॉपर्टीज और डिफरेंट डिफरेंट चीजें वेराइटीज के अकॉर्डिंग अरेंज करके रख पाए, ठीक है, यस मैम। तो चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में, थोड़ा सा हिस्ट्री में। कहते हम ज्यादा पास्ट में मत जाइएगा, हमारे 10th के मार्कशीट वाले मार्क्स याद आ जाएंगे हमें, है ना। 11th में तो वो मार्क्स देखने को मिल ही नहीं रहे हैं नहीं, ज्यादा उतने पास्ट में भी नहीं, उससे भी ज्यादा पास्ट में भी कहीं नहीं, ठीक है। नॉर्मल वाले पास्ट में जाना है, तुम लोग अपने किसी इमोशनल वाले पास्ट में भी नहीं जाना है। सो क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले आए लेवोशियर, तो साइंटिस्ट के बेस पे ही ये नाम होता जा रहा है, ठीक है। तो लेवोशियर ने क्लासिफिकेशन किया। अब लेवोशियर के टाइम पे 33 एलिमेंट्स थे, है ना। अब 33 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना था। लेवोशियर ने बोला यार देखो ये ना बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है, सिंपल सी बात है। 33 एलिमेंट्स को अगर क्लासिफाई करना है, इनमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। अच्छा कहीं ना कहीं बात तो सही थी, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग एक जैसी सबकी, है ना, नॉन मेटल्स की थोड़ी थोड़ी सबकी एक जैसी, है ना। अब मैं ये नहीं कह सकती टोटल एक जैसी, थोड़े से डिफरेंसेस भी होते हैं, कई जगह एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट इन्होंने एक सिंपल क्लासिफिकेशन कर दिया कि यार देखो दो ही चीज है दुनिया में एलिमेंट्स में, या तो एक मेटल है कोई चीज, या तो कोई चीज नॉन मेटल है। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 1789 की बात है जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का। एक इन्होंने बोला मेटल होगा, दूसरा बोला नॉन मेटल होगा, बाकी इन्होंने बोला और बाकी जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, परफेक्ट। फिर डॉब्रीनियर आए। डॉब्रीनियर ने देखा कि यार हो क्या रहा है ना, हो कुछ ऐसा रहा है, डॉब्रीनियर ट्रायड्स है, ठीक है, ये वाला हटा देना।
हो कुछ ऐसा रहा है, डॉबरिनियर ने देखा कि यार हम अरेंजमेंट नहीं कर रहे, अब मेटल मेटल नॉन मेटल ले लिया, क्या मेटेलॉइड्स नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंट है हमारे यहाँ मेटेलॉइड्स भी। तो उन्होंने देखा यार ये सब चीजें मतलब ये तो सही क्लासिफिकेशन नहीं है। डॉबरिनियर ने बोला 1829 में कि आप क्या करो, 3-3 का ग्रुप बना दो, 3-3 का ग्रुप बना दो, ट्राइड्स के टर्म्स में रख दो, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इन्होंने बोला ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखना। किसमें? एटॉमिक मास में। हर एक का एटॉमिक मास देखो बढ़ रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि जब आप इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालोगे, है ना, इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालोगे तो वो मास निकल आएगा सोडियम, यानी कि मिडल वाले एलिमेंट का। तो 3-3 के आप ग्रुप्स लेते जाओ। ये 3-3 के ग्रुप्स कौन से हैं? इनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिख रही है प्रॉपर्टीज में, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में, एंड यू कैन से साथ ही साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखे गए, है ना। तो 3-3 के ग्रुप में रखो, कॉर्नर वाले एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है उसका सम निकालो। उसका क्या निकालो? सम निकालो, तो मिडल वाले का मास आएगा। चलो जल्दी से कर भी लेते हैं। इसका होता है 3 एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास होता है 19, है ना, सॉरी 30, मैंने एटॉमिक नंबर ले लिया। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 7, है ना। इसका एटॉमिक मास होता है 39, ये एटॉमिक मास होता है। यस मैम, ऐड करो जरा। अच्छा, आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या आएगा? 9 + 7 = 16, देन 4 / 2 23। क्या 23 इज द मास ऑफ सोडियम? यस मैम, ये तो थोड़ा मैजिक काइंड ऑफ हो रहा है। तो यस, ये डॉबरिनियर का ट्रायड रूल था। तो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को उठाया, अरेंज करते गए, एंड फिर उन्होंने देखा कि दो जो कॉर्नर एटम्स हैं उनके मासेस का अगर आप एवरेज सम निकालोगे तो वो मिडल वाले का मास देगा। लेकिन इनका जो रूल था वो भी फेल हो गया, यू कैन से, है ना। ये वाला फेल हो गया, ये वाला भी फेल हो गया। क्यों? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नहीं हो पा रहा था, पहली चीज तो हर एक में, है ना। फिर उसके बाद कुछ डिफरेंस ज्यादा दिख रहे थे, कुछ अगर हमने सेम प्रॉपर्टीज के रखे तो भी रूल ही कहीं कहीं फॉलो नहीं हो रहा था। तो इस वजह से इनका भी जो यू कैन से लॉ था गलत प्रूव हो गया। अच्छा, अगेन मैं इसमें ना बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि आप 9th में प्रॉपर डिटेल में से पढ़ के आए हो, है ना। तो ये बहुत बेसिक चीज है। न्यूलैंड क्यों फेल हुए भाई? न्यूलैंड का ऑक्टेव्स, न्यूलैंड ने डॉबरिनियर से ही सीखी चीजें। उन्होंने बोला 3-3 के ग्रुप में रख रहे हैं, ये थोड़े शौकीन थे म्यूजिक के मान लो। तो उन्होंने बोला जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो एक सा के बाद 8th नंबर पे वापस से सा आया, यानी कि वो रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज, है ना। इन्होंने बोला अगर हम एलिमेंट्स को 8-8 के ग्रुप में रखें, 3-3 के में नहीं, 8-8 के ग्रुप में रखें तो ऑक्टेव्स बोला गया। तो फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ सिमिलर देखने को मिलेंगी, उनमें कुछ सिमिलैरिटी यू कैन से देखने को मिलेगी। वापस से मैम आपने क्या बोला, हम थोड़ा सा भूल गए। इन्होंने बोला कि अगर आप 8-8 के ग्रुप्स में रखोगे एलिमेंट्स को तो हर फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सेम सिमिलैरिटी यू कैन से शो करेगी। क्या ये सच हुआ मैम? एक्चुअली में ये बात कई हद तक सही निकली, हाँ, बट ये फेल पता है क्यों कर गए? क्योंकि जैसे जैसे मास, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख रहे थे ये भी, ठीक है। अब एटॉमिक मास जैसे जैसे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है ना, तब जाके ये प्रॉपर्टी फेल होती जा रही है, या कह लो ये लॉ गलत प्रूफ होता जा रहा है। तो बहुत हैवी मेटल्स, हैवी मासेस वाले एलिमेंट्स के लिए ये लॉ जो है ये सही नहीं बैठ पाया। उसके जो लाइटर मेटल्स थे, कैल्शियम तक, ये तो वो वाले एलिमेंट सारे के सारे ये लॉ को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो न्यूलैंड ऑक्टेव्स आए थे जिन्होंने अराउंड 56 के एलिमेंट्स इनके टाइम तक डिस्कवर हुए थे। 1865 में इन्होंने अपना ये लॉ दिया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है, एक्चुअली में इसके बाद भी पीरियोडिक टेबल आई, है ना, बट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एंड बहुत माना जाता है। बट इसका रीजन क्या है मैम? क्योंकि एक्चुअली में तो इनके बाद भी एक साइंटिस्ट आए थे और आज जो हम पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं वो तो उन्हीं साइंटिस्ट की है। इसका रीजन ये है कि जो आप वर्ड यूज कर रहे हो ना, पीरियोडिक टेबल, ये मेंडलीव ने बताया था। एज यू कैन सी, पहले क्या कर रहे हैं सारे साइंटिस्ट, कोई बोल रहा है कि बस 3-3 के ग्रुप में रख दो, कोई बोल रहा है 7-7 8-8 के सॉरी ग्रुप में रख दो, बट समवेयर वी कैन सी कोई अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे भी रफ अरेंजमेंट है। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि एक टेबल बना लो। क्या बना लो? एक टेबल बना लो। एक टेबल बना लो, उसमें कुछ रोज ले लो और कुछ कॉलम ले लो, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग आप रोज बनाओ और कॉलम्स बनाओ, ये भी इन्होंने ही बताया था, ठीक है। तो कुछ पीरियड्स होंगे और कुछ ग्रुप्स होंगे, ठीक है। अरेंजमेंट की बात इन्होंने कर दी। अब हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। 63 एलिमेंट्स इनके टाइम तक आ चुके थे, 1869 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। हेनरी मोजलेस पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो हम इसमें भी पढ़ेंगे, 1913 में आई थी ये थ्योरी, ठीक है। चलो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पे आ जाते हैं। अगर हम मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की बात करें, ही इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल के जो यू कैन से एक
क्रेडिट जो सबसे मेन जाता है वो मेंडलीव जी को जाता है। चलो समझते हैं। इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या बोल रहे हैं ये, कि जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिकली रिपीट हो रही होंगी। क्या हो रही होंगी? पीरियड, एक पीरियड के बाद रिपीट होना, एक फिक्स्ड पीरियड के बाद रिपीट होना, यू कैन से दैट, राइट। तो एलिमेंट्स रिपीट पीरियोडिकली व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। नाउ एज आई सेड ये पीरियोडिक टेबल भी हमारी 100% करेक्ट तो नहीं है, बट ये पीरियोडिक टेबल इज समथिंग जो बहुत क्रेडिट यू कैन से डिजर्व करती थी और कर रहे हैं भाई, मिल रहा है क्रेडिट। एटॉमिक वेट के बस इतनी सी छोटी सी इतनी सी बात है, मुझे तुमसे गलती हो गई है इसमें ठीक है, इतनी सी बस गलती हो गई है कि इन्होंने गलती से एटॉमिक वेट में रख दिया एलिमेंट्स को। और एक्चुअली में यही एक लाइन थी जो यू कैन से ड्रॉबैक तो नहीं बोलेंगे, लिमिटेशन आ गई एक पीरियोडिक टेबल की यहाँ पे, है ना। तो इनकी पीरियोडिक टेबल की जो यू कैन से एक गलती थी सबसे बड़ी, वैसे तो बहुत सी गलतियां हुई थी बट सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा। अब आप सोच रहे हो मैम एक सेकंड, एटॉमिक वेट में रख दिया तो गलती क्या है? सारे साइंटिस्ट एटॉमिक वेट में ही रख रहे थे और वो भी गलत प्रूव हुए, आप इधर भी यही बोल रहे हो। एटॉमिक वेट में गलती क्या है, अभी उसको भी जानेंगे। सो दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज विल अपीयर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इनके अकॉर्डिंग कि अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को रखते हो तो आपको ना एक रेगुलर इंटरवल में चेंज दिखता है ना। जैसे फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल, मैंने बोला कि एटम का साइज बताओ, तो इन्होंने बोला मैंने ना कुछ एलिमेंट्स लगा दिए। कैसे लगाए? एटॉमिक वेट जिनका इंक्रीज कर रहा है लाइन वाइज सपोज लगा दिए, ठीक है, यस मैम। तो नीचे आते आते एटम का वेट हमने देखा सही है, पूरे रो में एटम का वेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, या पूरे कॉलम में एटम का वेट डिक्रीज कर रहा है, या इसका वाइस वर्सा। मतलब इन शॉर्ट एक प्रॉपर्टी को पकड़ो और आप देखोगे हर रेगुलर इंटरवल में वो चीज हमें देखने को मिल रही है रिपीटेडली। ठीक है भाई, समझ गए। अब मेंडलीव के टाइम पे ज्यादा एलिमेंट्स तो डिस्कवर हुए नहीं थे, इतने ही कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। बट ये मैम आप अगेन आप वही बात बोल रही थी एटॉमिक वेट वाली, वो समझाओ पहले हमें। एक्चुअली में हुआ क्या, जब आप एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखते हो ना तो कई सारी दिक्कतें आ जाती है। क्या हो जाता है? कई सारी दिक्कतें आ जाती है। क्या दिक्कत आती है मैम? जैसे कि आप अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में रख रहे हो तो हुआ कुछ ऐसा देखने को मिला कि यार हमने तो रखा कि एटॉमिक वेट कम कम ज्यादा ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसे, मतलब ज्यादा 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 ऐसे इंक्रीज करता जा रहा है सपोज, ठीक है। हमने ये देखा कि ऐसा करने पे ना प्रॉपर्टीज सेम नहीं दिखी कुछ एलिमेंट्स की। जैसे सपोज एक्स और वाई एक एलिमेंट है, या एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम एक एलिमेंट है, ठीक है, यस मैम। अब हमने देखा कि हमने ना नहीं सोडियम और पोटेशियम मत लो, ऐसा करो, ले लो सोडियम 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 और क्लोरीन ले लो। क्लोरीन, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, इसका होता है 35.5, यस मैम, है ना। पोटेशियम इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों मेटल हो जाते हैं वरना। सपोज करो यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, मैंने इन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में भी लगाया। अगेन आई एम सेइंग ये एक ऐसी नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ समझाने के लिए केवल, ठीक है। इसी में एग्जैक्ट गलती आई थी ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। आप मान के चलो कोई भी, अरे यार तुम ऐसा करो एक्स वाई एलिमेंट ले लो, एक्स और वाई एलिमेंट, ठीक है, एक्स और वाई एलिमेंट। तो एक्स एलिमेंट और वाई एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में रख दिया। सपोज इसका मास है 10, इसका मास है 20, सपोज कर लो, ठीक है, लेट, हमने ये चीज लेट कर ली, ठीक है। फिर हमने एक्स के बाद ही वाई रखा, बट फिर हमने देखा कि एक जेड एलिमेंट है जिसका मास है 7, जेड एलिमेंट है, मास है 7 मास वाला 10 वाले से प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बट ये 20 मास वाला प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है। मतलब मैम, मतलब हमें एक्चुअली में 10 के बाद 20 रखना है, 10 के पहले 9 रखना है, 9 वाला, या एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट हमने देखा कि इसके बाद ना जो आना चाहिए वो ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है। मतलब 10 के बाद जो एलिमेंट आना चाहिए वो z वाली प्रॉपर्टी z है और उसकी प्रॉपर्टी x से अलग है। मतलब फिर तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया ना, 10 के बाद 7 वाले का मास कैसे आएगा, है ना। तो ये दिक्कत आ रही थी कई जगह, क्योंकि ये बोल रहे थे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कहीं प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही है तो मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नहीं रख पा रहे। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास रख रहे हैं तो कई जगह प्रॉपर्टीज हमें सिमिलर देखने को नहीं मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी एटॉमिक मास में। एक्चुअली ये कहां से सही हुआ ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद एक और दिक्कत थी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, यस मैम। अब देखो इन्होंने बोला जिसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में रखो, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में 3 हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, हटाओ हटाओ वेट, कोई और एलिमेंट ले लिया, हमने देखा उसके 2 आइसोटोप्स हैं, किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप हैं। तो जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए, क्या होता है मैम आइसोटोप्स? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर
बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट है एलिमेंट का, मतलब किसी एलिमेंट के 4 मास हैं तो हम 4 जगह उसे रख दें, तो ऐसे तो आधी पीरियोडिक टेबल तो 10-15 एलिमेंट में ही खत्म हो जाएगी। सो इन शॉर्ट आइसोटोप आने के बाद पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट मासेस के एलिमेंट्स हैं, तो हम उन्हें कैसे रख सकते हैं। अब किसी का मास 3 जगह मास है, जैसे हाइड्रोजन का 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, हम हाइड्रोजन को 3 जगह उठा के रख दें, कोई और एलिमेंट उठाए उसका 3 जगह मास है, उसे भी 3 जगह रख दे, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो आइसोटोप्स भी इसके लिए इनके लिए एक फेलियर बन गया था, ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल के लिए। उसके बाद कुछ और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज भी इसकी वजह से पूरी तरीके से डिफरेंट आती गई, कहीं पूरी पोजीशन चेंज करने की जरूरत पड़ने लगी, तो दैट इज द रीजन ये पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गई, यू कैन से, ठीक है। बट अगेन आई एम सेइंग दिस, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डिस्कवरीज ऑफ एनी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जिन्होंने भी अभी तक क्लासिफिकेशन किया उसमें सबसे अच्छी जो क्लासिफिकेशन थी वो मेंडलीफ ने की, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 80% बातें बता दी थी, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे। किसने दिया था ये? हेनरी मोजले ने। मोजले ने एक चार्ट बनाया, उन्होंने एक ग्राफ यू कैन से फॉर्म किया। उन्होंने देखा अगर हम एक एक्सिस में एटॉमिक मास और दूसरे साइड रख दे अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगेन एक क्वेश्चन आता है मैम अंडर रूट क्यों रखा होगा, ताकि एक हमें एक्यूरेट वैल्यू ऑब्जर्व हो पाए और एक्यूरेट वैल्यू हम डिस्कवर कर पाए। मतलब जैसे सपोज वैल्यू आ रही 1.5 और अंडर रूट निकालने पे उसकी कोई और वैल्यू आ रही है, तो रूट वाली वैल्यूज थोड़ा इजी तरीके से क्लासिफिकेशन या इजी तरीके से यू कैन से एक लाइन या जो भी रफ ग्राफ बन रहा है वो फॉर्म हो रहा था, तो इसीलिए केवल इसका रीजन होता है अंडर रूट रखने का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रख देते तो मैम गलत हो जाता ना? नहीं, गलत नहीं हो रहा था, जस्ट टू ऑब्टेन द एक्यूरेट वैल्यू अंडर रूट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। हमने एटॉमिक मास रखा, दूसरी साइड हमने फ्रीक्वेंसी रख दी, ठीक। इन्होंने ये दूसरी साइड किया, फिर एक जगह एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी निकाला। सो बेसिकली इन्होंने एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखा एंड एटॉमिक मास एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखा। अब एक बड़ी हैरान करने वाली चीज दिखी और ये समझ गए कि इसी वजह से सारे साइंटिस्ट गलत होते जा रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जब हमने एटॉमिक मास के साथ ग्राफ निकाला फ्रीक्वेंसी का, तो ये ना कुछ ऐसे रफ टाइप का ग्राफ निकल रहा है, कर्व जैसा, कर्व्स आ रहे हैं बीच बीच में, है ना, अप डाउन आ रहे हैं बीच बीच में। लेकिन अगर हमने एटॉमिक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी निकाली तो वो जो ग्राफ बना वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। इससे पता चलता है कि अगर हम एटॉमिक नंबर को देखें तो एटॉमिक नंबर के अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो बहुत स्मूथ हो जाएगी ये वैल्यूज और बहुत स्मूथ हो जाएगा हमारा एलिमेंट्स को पोजीशन देना, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी ये सब कहां से आ रहा है, किस चीज की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होंगे? तो इन्होंने क्या बोला, मोजले स्टडीड द एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट का इन्होंने ना एक्सरे का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया, उसको स्टडी किया एंड प्रूव्ड दैट एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। मतलब आप जो बोल रहे हो ना कि मास के बेसिस पे अरेंज कर दो, वो एक्चुअली में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करने से करेक्ट हमें सारी ऑब्जर्वेशन दिख सकती थी, ठीक है। यस मैम। नाउ प्लॉट किया इन्होंने, प्लॉट नहीं किया इन्होंने प्लॉट किया रूट वी यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एमिटेड जहां पे हो रही है, देन इन्होंने किसके अगेंस्ट किया? एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट। तो इन्होंने देखा क्या मिला हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला एंड नॉट द प्लॉट ऑफ वी नॉट वर्सेस एटॉमिक मास। वी नॉट और ये सब क्या लिखा है माँ? अरे ये वही फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास में देखा तो वो एक अप डाउन सा इरेगुलर सा ग्राफ दिखा हमें, ठीक है। दिस शोज दैट एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एंड नॉट द एटॉमिक नंबर। तो यहां से ये बात सही हो गई। अब हम आते हैं मोजले का पीरियोडिक लॉ क्या था। अब हम मोजले पीरियोडिक लॉ, मोजले पीरियोडिक टेबल ना बोलते हुए इनके लॉ और इनके टेबल को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगेन आप एक बात सोच रहे हो कि यार दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, ये क्यों किया मैम हम लोगों ने? हाँ, हम क्यों डायरेक्ट उनके नाम से पीरियोडिक टेबल को नहीं बुला रहे हैं? तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आंसर भी, क्यों ये दगाबाजी दिखाई जा रही है। किसी से वफादारी दिखाने के लिए किसी से तो दगाबाजी तो हमें दिखानी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो बंद मत करना मेरी ऐसी फालतू बातों की वजह से। तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पे क्योंकि मेंडलीफ ने ही पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, करेक्ट जो लॉ आया, करेक्ट जो ऑर्डर आया वो इनकी वजह से आया। तो जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं क्योंकि वो उन दोनों के कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज की वजह से बना है, तो वी कॉल इट एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यस मैम। चलो, तो हेनरी मोजले ने अपना एक लॉ भी दिया। अब क्योंकि मेंडलीफ ने जो लॉ दिया था वो कई हद तक सही था, बट क्या गलती थी? एटॉमिक मास की। तो इन्होंने क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पीरियोडिक फंक्शन में आपको एक रेगुलर, ये जो आपको दिख रहा है ना पीरियोडिक फंक्शन,
मतलब रेगुलर इंटरवल में आपको चेंज दिख रहा है, या रेगुलर इंटरवल में सॉरी आप बोल सकते हो, एक के बाद आपको एक रेगुलर ट्रेंड शो हो रहा है ना, तो आप बोल रहे हो कि वो एटॉमिक नंबर्स के जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रख रहे हो ना, तब आपको ये चीज शो हो रही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, चलो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, occurrence of similar properties of elements after a definite intervals termed as periodicity of an element। एक रेगुलर इंटरवल में एक चेंज दिख रहा है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एज आई सेड लेफ्ट टू राइट जाते टाइम आयनाइजेशन एनर्जी का कोई चेंज दिख गया है ना, तो और ऊपर से नीचे आते टाइम एटॉमिक साइज का कोई चेंज दिख गया हमें, है ना, जैसे सपोज ऊपर से नीचे आते टाइम एटम का साइज इंक्रीज करता है, तो वो एक रेगुलर इंटरवल में हो रहा है ना, कि इस वाले रो में हुआ, फिर दूसरी रो में हुआ, फिर तीसरी रो में हुआ, तो एक रेगुलर इंटरवल में हो रहा है। ठीक है, तो इसे आप बोलते हो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि किसने दिया था, हेनरी मोजले ने। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट टर्म है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन आता है ये पीरियोडिसिटी हो क्यों रही है, या मैम बार बार कह रही है यार कुछ रेगुलर दिख रहा है कुछ, तो कोई एक ऑर्डर भी तो फॉलो हो रहा होगा ना, जो रेगुलरिटी दिख रही है हमें उसमें, क्या होगा वो, चलो समझते हैं। Periodicity in properties means that the properties is repeated at regular intervals। वो जो प्रॉपर्टी है ना वो हर रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रही है, वो जो प्रॉपर्टी है वो हर एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रही है। जैसे मैंने आपसे बोला ऊपर से नीचे आते टाइम एटम का साइज इंक्रीज किया, सपोज सेकंड से थर्ड में जाते टाइम एटम का साइज वापस से सेकंड वाले से कुछ इंक्रीज किया, थर्ड से फोर्थ में जाते टाइम फोर्थ वाले का जो एटॉमिक साइज है वो कुछ इंक्रीज किया। रेगुलर इंटरवल में आपको ये देखने को मिल रहा है रिपीटिशन। ठीक है, तो when elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers, elements with similar properties are repeated at regular intervals। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या लगा हुआ है मैम, ये जादू टोना ये सब भी करते हो आप काश ये कर पाती मैं तो यस, अच्छा यहाँ पे आते हैं, तो ये अब आते हैं ये एक्चुअली में इन रिपीटिशन क्या हो रहा होगा। सो दीज रेगुलर इंटरवल्स आर 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब ये क्या है मैम 2, 8, 8, 18, 18, 32, हमने 2, 8, 18, 32 पढ़ा है मैम, नहीं उसकी बात नहीं हुई यहाँ पे, ये है मैजिक नंबर्स। तो क्या मैजिक हुआ, ये मैजिक नंबर्स है एक्चुअली में। व्हेन एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल आर रिपीटेड, दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर। क्वेश्चन तो मैम हमारे दिमाग में आ गया है ना, ऐसा नहीं आप मतलब ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप सुन नहीं सकते, मैं तुम्हारे दिल की बात सुन सकती हूँ यार, मेरे को पता है तुम पूछना चाह रहे हो कि मैम ये मैजिक नंबर्स होते क्या है, पूछ रहे हो ना, मतलब मुझे पता चल जाता है तुम कब बोल रहे हो मैम, रिपीट कर दो चीजों को, देख रहे हो कि ये दिल वाला कनेक्शन है यार, ऐसे तो छोटा मोटा कोई ऐसा कनेक्शन थोड़ी है ना। फिर तुम बोलोगे कि हमें आपसे नहीं पढ़ना है, हमें भैया से पढ़ना है, दीदी से पढ़ना है, नहीं तुमको मैं पढ़ा रही हूँ ना, तुमको तुम बोल रहे हो ना, तुमको मैं तुम्हारे दिल की बात सुन सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि भाई ये एक्चुअली में मैजिक नंबर्स होते क्या है। चलो जाते हैं, हमने ये पीरियोडिक टेबल देखी। ठीक है, यस मैम, मैम हमें ना 20 तक के एटॉमिक नंबर्स याद होते हैं। अब याद करो मैजिक नंबर्स जिससे आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हो। देखना, जब भी आप 1 से 2 की तरफ आते हो, कभी भी 1 से 2 की तरफ आते हो तो आपको एटॉमिक नंबर में +2 करना होता है। जब भी आप 3 से 4 में आओगे, फिर या 2 से, सॉरी पहले 3 में तो आ जाओ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। ठीक है, तो अब देखना, अगर आप 1 से 2 में +2 करना एटॉमिक नंबर में, 2 से 3 में वापस से आपको +8 करना होता है, 3 से 4 में अगेन +8, 4 से 5 में +18, 5 से 6 में प्लस का 18 एंड 6 से 7 में प्लस का 32 करना होता है। ये आपके मैजिक नंबर्स होते हैं। मैम इसमें मैजिक क्या है समझते हैं, चलो जल्दी से। मैंने बोला यार सुनो, पोटेशियम का तो एटॉमिक नंबर पता है, बट रुबिडियम का क्या होगा। अच्छा, तो मैंने बोला पोटेशियम का एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है, 19। अब मुझे निकालना है रुबिडियम का एटॉमिक नंबर, और मुझे पता है पोटेशियम कहाँ पे आ रहा है, 4th वाले हमारे यू कैन से ग्रुप में आ रहा है ना। यस मैम, ये सॉरी कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ वाले पीरियड में आ रहा है, ग्रुप में नहीं है ना। तो रुबिडियम में मैम क्या होगा, अब मैंने देखा है 19 तो पता है मुझे, और 4th से 5 में आते टाइम हमें करना होता है +18, तो हमें इसमें प्लस करना है 18, है ना। 18 + 19 कितना होगा, इट इज 37, है ना। 17 and 3 37, तो 37। क्या रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 होता है? लेट्स सी, यस इट इज करेक्ट।
ठीक है, इसके और इसके एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस आ रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी। मैम गैलियम और इंडियम बताइए, चलिए गैलियम और इंडियम बताइए। अच्छा एक सेकंड मैम, हमें गैलियम का भी एटॉमिक नंबर नहीं पता, तो बेटा आप वापस से ऊपर से चल सकते हो, बोरॉन और एल्यूमिनियम और गैलियम ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने देखा गैलियम का एटॉमिक नंबर इज 31, दिस इज गैलियम। हमें निकालना है इंडियम का एटॉमिक नंबर। गैलियम कहाँ पे आ रहा है मैम? अगेन फोर्थ में आ रहा है, +8 कर देंगे हम, है ना, सॉरी फिफ्थ में आने के लिए +18 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 94, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। तो आपको मैजिक नंबर्स, एक्चुअली मैजिक नंबर ही रीजन है उस रिपीटिशन के, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, एटॉमिक नंबर में ये चेंज दिख रहा है, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसा ही हमें चेंज दिखता जा रहा है रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। तो अगर हमें फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो हमें +2 करना है, सेकंड से थर्ड में आना है तो +8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, 2 8 8 18 18 32, परफेक्ट, यस मैम। यू वांट एनी अदर एग्जांपल? सीशियम से फ्रेंशियम में आके देख लो, तो 8 उसमें कितना ऐड करोगे, 6 से 7 में आते टाइम +32 करोगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, करेक्ट निकलेगा ये हमेशा, ठीक है, यस मैम। तो ये होते हैं हमारे मैजिक नंबर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। द रिपीटिशन इन द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द आउटर एनर्जी लेवल इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का, हमने देखा ऊपर से नीचे आते टाइम, सपोज फर्स्ट वाले जब हम पूरे रो में देख रहे हैं तो हमने देखा सब में यार क्या हो रहा है उस टाइम पे, सब में सभी में ना s में जा रहा है आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन, है ना, आउटर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है। मैम कंफ्यूज कर रहे हो यार आप, तुम कंफ्यूज नहीं हो, इस टॉपिक को, इस ये जो अभी बोला ना आउटर मोस्ट शेल वाला, इसको जस्ट हम 2 मिनट 5 मिनट बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आउटर एनर्जी लेवल इज द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सो वेरी सिंपल, समझ गए ये बात को? यस मैम। अब बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप कभी कभी अगर देखो, मैं तो कोशिश करती हूँ हर चीज को जितनी बार हो पाए रिपीट कर दे, बट अगर इन केस रिपीट कर दे और सारी चीजें जितना हो पाए ऐड कर दूं, इफ इन केस यू हैव एनी डाउट, ऑफ कोर्स वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है तो आप कई बार हो जाते हो ना कि यार हम डाउट कैसे पूछें, तो आप टेंशन मत लिया करो, कमेंट में आप डाउट पूछ लिया करो। जितना तुम लोग कमेंट में फालतू की बातें लिखते हो ना, उससे अच्छा तुम कोई डाउट पूछ लो, समझ रहे हो, तो उस कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। सो यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हमारा